कहानी एक, बीरबल और मूर्खों की सूची। एक बार की बात है। बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। सूरज की हल्की रोशनी, ताज़ा हवा और बाग की हरियाली मन को बहुत शांति दे रही थी। तभी उन्हें दरबार का एक व्यापारी मिलता है। नाम था यज मोहम्मद। व्यापारी बहुत चालाक था और अपनी मीठी बातों से किसी को भी झांसे में ले सकता था। वह झुककर सलाम करता है और कहता है, जहांपनाह, मेरे पास आपके लिए एक अनमोल प्रस्ताव है। अकबर रुकते हैं और उसकी बात सुनने लगते हैं। यज कहता है, मुझे एक ऐसा रहस्य मिला है जिससे मैं स्वर्ग में महल बना सकता हूँ। अगर आप मुझे 100 ऊंट भरकर सोना देंगे तो मैं स्वर्ग में आपके लिए एक शानदार महल बनवाकर लौट आऊंगा। अकबर को बात विचित्र लगी, लेकिन व्यापारी इतनी आत्मविश्वास से कह रहा था कि वे प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम लौटकर न आए तो। यज बोला, जहांपनाह, मेरी आत्मा शपथ लेती है, मैं स्वर्ग से लौटकर आपको पूरा विवरण दूंगा। अकबर मुस्कराए और बोले, अगर यह संभव हुआ तो मुगल साम्राज्य का नाम स्वर्ग में भी अमर हो जाएगा। उन्होंने तुरंत 100 ऊंट सोने से लादकर सैज को दे दिए। यह बात दरबार तक पहुंची। बीरबल को जब यह पता चला तो वे चौंक गए। अगले दिन बीरबल दरबार आए और अपने साथ एक बड़ा पुस्तकनुमा पन्नों का पुलिंदा लाए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोले, यह मूर्खों की सूची है, जहां मैं उन लोगों के नाम दर्ज करता हूं जो संसार की सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। अकबर ने मजाक में पूछा, तो इसमें मेरा नाम भी है क्या? बीरबल ने मुस्कराते हुए पहला पन्ना खोला। क्रम संख्या 1, बादशाह अकबर। अकबर नाराज हो गए। यह क्या बकवास है बीरबल? क्या मैं मूर्ख हूं? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, आपने एक अजनबी को 100 ऊंट सोना दे दिया, सिर्फ इसलिए कि वह स्वर्ग में आपके लिए महल बनाएगा। क्या आपने कभी किसी को स्वर्ग से लौटते देखा है? अकबर कुछ कह नहीं पाए। बीरबल बोले, अगर वह व्यक्ति वापस लौट आता है तो मैं उसका नाम पहले रख दूंगा और आपको दूसरे नंबर पर। परंतु अगर वह नहीं लौटा तो? अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बात सच्ची है। आदेश दिया जाए, वह व्यापारी पकड़ा जाए और शाही कोष वापस लाया जाए। बीरबल ने झुककर सलाम किया और दरबार में सभी हंसने लगे। कहानी 2, बीरबल की खामोशी का उत्तर। एक बार अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? कोई बोला, ज्ञान। कोई बोला, धन। कोई बोला, बल। कोई बोला, सेना। पर बीरबल चुप थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा जवाब देने में सबसे आगे रहते हो। आज चुप क्यों हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा, मगर उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अगले दिन बीरबल बादशाह को महल के मुख्य द्वार तक ले जाते हैं। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया था, जो रास्ता पूरी तरह रोक रहा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, चलिए, अब आगे बढ़िए। अकबर बोले, अरे यह पत्थर रास्ते में कहाँ से आया? इसे हटाओ। दरबारी और सैनिक दौड़े। कई लोगों ने मिलकर कोशिश की, मगर पत्थर टसे मस न हुआ। तभी एक सीधा साधा किसान आया। उसने जमीन से एक लंबी मजबूत लकड़ी उठाई और पत्थर के नीचे लीवर की तरह लगाकर पत्थर को एक ओर सरका दिया। पत्थर हट गया। अकबर ने चकित होकर कहा, वाह, यह तो बड़ी चतुराई थी। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहांपनाह, कल आपने पूछा था कि सबसे बड़ी ताकत क्या है? वह है समय पर चुप रहकर सही अवसर की प्रतीक्षा करना और उचित उपाय से काम करना। मैं जानता था कि लोग ताकत से पत्थर हटाने की कोशिश करेंगे, मगर एक सीधा किसान चुपचाप आया और सही तरीका अपनाकर उसे हटा गया। इसी प्रकार जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है विवेकपूर्ण चुप्पी और सही समय पर सही कार्य। यही है मेरी चुप्पी का उत्तर। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल,
तुम्हारी चुप्पी आज सबसे ऊंचा जवाब बन गई। शिक्षा, हर समस्या को बल से नहीं, बुद्धि और धैर्य से सुलझाना ही सच्ची ताकत होती है। कहानी 3, बीरबल और जादुई अंगूठी की साजिश। बादशाह अकबर के समय में हर ओर शांति और समृद्धि फैली थी। दरबार में बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बीरबल की बुद्धिमता सब पर भारी थी। उनकी बातों में हास्य, चतुराई और गहरी सोच का अनोखा मेल था। परंतु जितना सम्मान उन्हें जनता और बादशाह से मिलता था, उतनी ही ईर्ष्या कुछ दरबारी उनसे करते थे। उनमें से एक था राजगुरु सोमदेव। सोमदेव एक तांत्रिक और ज्योतिषाचार्य था जो खुद को भविष्यवक्ता मानता था। वह मन ही मन बीरबल से चिढ़ता था क्योंकि उसकी विद्वता के आगे उसका प्रभाव फीका पड़ जाता था। एक दिन उसने बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश रची। साजिश का आरंभ। सोमदेव ने एक रात अपने शिष्यों के साथ एक जादुई अंगूठी तैयार की। असल में वह साधारण अंगूठी थी जिसमें उसने एक यंत्र की आकृति खुदवाई थी। उसने अफवाह फैलाई कि यह अंगूठी हर उस व्यक्ति को पहचान लेती है जो झूठ बोलता है या जिसने छल किया हो। यह अंगूठी जैसे ही ऐसे व्यक्ति के पास जाती है, उसका रंग बदल जाती है। अगले दिन वह दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मुझे शिवपुर के पहाड़ों में एक साधु मिला जिसने मुझे यह अंगूठी दी है। इसका नाम है सत्यदर्शक वलय। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या विशेषता है इसकी? सोमदेव बोला, यह अंगूठी छल करने वाले, झूठे या पापी लोगों के पास जाने पर अपना रंग बदल लेती है। इससे हम सच्चे और झूठे व्यक्तियों में अंतर कर सकते हैं। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस अंगूठी की परीक्षा दरबार में की जाए। परीक्षा की तैयारी। अकबर ने आदेश दिया, आज से हम हर दरबारी की इस अंगूठी से परीक्षा करेंगे। सबसे पहले बीरबल से शुरुआत होगी, क्योंकि वे हमेशा सबसे आगे रहते हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल को देखकर कई दरबारी मुस्कराने लगे, खासकर सोमदेव। बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कराए और चुपचाप खड़े हो गए। सोमदेव बीरबल के पास आया और कहा, अगर आप सच्चे हैं, तो अंगूठी का रंग नहीं बदलेगा। बीरबल ने अंगूठी को अपनी हथेली में लिया और कुछ देर देखा। फिर उन्होंने अंगूठी को अपनी आंखों के पास लाकर गौर से देखा और कहा, बहुत सुंदर कलाकारी है इसमें। तभी अंगूठी का रंग हल्का गहरा हुआ, दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सोमदेव ने उचककर कहा, देखा, रंग बदल गया। यह सिद्ध करता है कि बीरबल के पास कुछ छुपा हुआ है। अकबर ने गहरी नजर से बीरबल की ओर देखा। बीरबल की खोजबीन। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, क्या मुझे एक दिन का समय दिया जाए? अकबर ने सिर हिलाया, तुम्हें कल दरबार में इसका उत्तर देना होगा। बीरबल सीधा अपने घर गए। उन्होंने अपनी विश्वसनीय टीम के 2 लोगों को सोमदेव के पीछे लगा दिया और स्वयं राजधानी के कारीगरों के बाजार में निकल पड़े। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद बीरबल को एक सुनार मिला, नाम था तिलकचंद। बीरबल ने उसे अंगूठी की नक्काशी दिखाई और पूछा, क्या तुमने यह अंगूठी बनाई है? तिलकचंद पहले थोड़ी हिचकिचाहट में था, पर बीरबल की सूझबूझ भरी बातों ने उसे खुलासा करने पर मजबूर कर दिया। हाँ साहब, यह अंगूठी मैंने ही बनाई थी, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। सोमदेव ने कहा था कि जैसे ही यह गर्म हाथ में आए, उस पर एक रसायन की परत से रंग कुछ समय के लिए गहरा हो जाएगा। बीरबल मुस्कराए, यही तो वह ढूंढ रहे थे। साजिश का पर्दाफाश। अगले दिन दरबार लगा। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं। सोमदेव विजयी मुस्कान के साथ बैठा था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आज मैं यह साबित करूंगा कि यह अंगूठी जादुई नहीं, बल्कि धोखे से रंग बदलती है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने दरबार में एक छोटी प्रयोगशाला लगवाई। वहां उन्होंने वैसी ही एक अंगूठी बनाई और उसके ऊपर वैसी ही रसायन की परत चढ़ाई, जैसी सोमदेव ने तिलकचंद से बनवाई थी। फिर उन्होंने एक कागज पर लिखा,
यह रसायन शरीर की गर्मी से प्रतिक्रिया करता है और रंग बदलता है। उन्होंने 3 दरबारियों को बुलाया और हर किसी को अंगूठी दी। सभी के हाथों में रंग बदला। सोमदेव हैरान हो गया। बीरबल ने कहा, यह अंगूठी जादुई नहीं, बल्कि धोखे का औजार है। सोमदेव ने दरबार को भ्रमित करने की कोशिश की है। बीरबल ने आगे कहा, यदि अंगूठी सच्चे झूठे को पहचान सकती है, तो अब सोमदेव को यह अंगूठी पहननी चाहिए। सोमदेव डर गया, लेकिन मजबूरी में अंगूठी पहनी और रंग बदल गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब निर्णय आपका है। अकबर ने गुस्से में कहा, सोमदेव को तुरंत पदच्युत किया जाए और दरबार से निष्कासित किया जाए। जो बीरबल को धोखा देने चले थे, वो खुद भेद खोल बैठे। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि सत्य के सबसे बड़े रक्षक भी हो। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां सत्य होता है, वहां चुप रहना भी एक शस्त्र बन जाता है। कहानी 4। बीरबल और अदृश्य चोर की गुत्थी। एक दिन सुबह सुबह आगरा के राजमहल में अफरातफरी मच गई। शाही खजाने के प्रमुख मलिक हरिस दौड़ते हुए बादशाह अकबर के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर भय और पसीना साफ दिख रहा था। जहांपनाह, अनर्थ हो गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ मलिक हरिस? राजकोष से चुपचाप 3 मुकुट और 2 हीरे की पेटियां चोरी हो गई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि पहरेदारों ने किसी को आते जाते नहीं देखा। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत सभा बुलाई और बीरबल को बुलाया। जांच का आरंभ। बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने पूरी घटना समझाई। बीरबल ने कुछ देर मौन रहकर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, चोर कोई बाहरी नहीं बल्कि दरबार के भीतर का ही व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जिसे महल की व्यवस्था का पूरा ज्ञान है। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है? बीरबल बोले, अगर पहरेदारों ने कोई हलचल नहीं देखी, दरवाजों की कुंडी टूटी नहीं और ताले अपनी जगह बंद मिले, तो चोर को अंदर के मार्गों की पूरी जानकारी थी। ऐसा व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। बीरबल ने एक योजना बनाई। मैं 3 दिन में इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। लेकिन मुझे एक कमरा चाहिए जहां मैं सभी संदिग्धों को रख सकूं। संदेह और योजना। बीरबल ने उन 12 व्यक्तियों की सूची बनवाई जो राजकोष की चाबियों और गलियारों से जुड़े थे। इनमें मंत्री, राजगुरु, खजांची, कोषाध्यक्ष और 3 सैनिक भी थे। बीरबल ने उन सभी को एक विशेष कक्ष में एक रात बंद रखने का निर्णय लिया। लेकिन उस कमरे में बीरबल ने एक अजीब प्रयोग तैयार किया। उन्होंने वहां एक छोटा सा दीपक रखा और कहा, इस दीपक की लौ सच्चाई से डरती है। अगर कोई अपराधी इस कमरे में होगा, तो दीपक की लौ हिलने लगेगी। सभी व्यक्ति थोड़े घबरा गए, लेकिन बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, यह दीपक स्वर्ग से लाया गया है। रात भर सभी लोग उस कमरे में रहे। दीपक का रहस्य। सुबह होते ही बीरबल कमरे में गए। दीपक अब भी जल रहा था। सबको बाहर निकाला गया। फिर बीरबल ने सबकी हथेलियां सूंघी। सब चौंक गए। बीरबल ने कहा, मेरी योजना का रहस्य इस दीपक में नहीं, बल्कि उस सरसों के तेल में था जिससे दीपक जल रहा था। मैंने उसमें एक विशेष गंध वाला जड़ी बूटी मिलाया था। जो व्यक्ति दीपक के पास गया होगा, उसकी हथेली में उसकी महक होगी। एक व्यक्ति की हथेली में वह सुगंध तेज थी। वह था राजकोष का सहायक, नाम था भानुदेव। भानुदेव कांपने लगा। बीरबल बोले, रात को सब सो रहे थे, लेकिन यह दीपक के पास गया और उसकी लौ को हल्का सा झटका दिया, यह सोचकर कि क्या सच में कुछ होगा। बस उसी झोंके ने उसे पकड़वा दिया। अकबर ने गुस्से से कहा, भानुदेव, तुम्हारे जैसे विश्वासघाती को तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सच का खुलासा। भानुदेव घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करें। मैंने यह सब अपने कर्ज चुकाने के लिए किया था। मैंने मुकुट और हीरे महल के पीछे कुएं के पास गाड़ दिए थे। मैं कल रात उन्हें निकालने ही वाला था।
सैनिकों ने तुरंत जांच की, वहां सच में शाही मुकुट और हीरे की पेटियां दबी मिलीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर वही होता है जिसे भीतर की शक्ति मिलती है, और चोरी तब होती है जब ईमानदारी सो जाती है। मुझे विश्वास था कि डर और विवेक मिलकर सच को बाहर ला देंगे। न्याय और संदेश। अकबर ने भानुदेव को जेल में डालने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की। बीरबल, तुमने न तलवार चलाई, न कोड़ा बरसाया, फिर भी सच सामने आ गया। यही असली न्याय है। बीरबल मुस्कराए, जहां डर से ज्यादा जमीर को जगाया जाए, वहां अपराधी खुद अपना अपराध स्वीकार करता है। 5. बीरबल और सोने की ईंट की चोरी। अकबर के शासनकाल में आगरा का किला न केवल एक शाही निवास था, बल्कि वहीं पर राजकोष, गुप्त दस्तावेज और अनमोल धरोहरों का भी भंडार था। किले के भीतर एक खास कमरा था, जिसे धरोहर गृह कहा जाता था। वहां राज्य की बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती थीं, उनमें एक थी सोने की ईंट, जो पूरे मुगल शासन की धरोहर मानी जाती थी। एक दिन सुबह सुबह एक हाहाकार मचा, वह ईंट गायब थी। राजकोष प्रमुख जलाल खां हाफते हुए दरबार पहुंचे। जहांपनाह, धरोहर गृह से सोने की ईंट चोरी हो गई है। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल भी उसी समय वहां पहुंचे। अकबर बोले, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे ही हाथों सौंपता हूं। इस ईंट का कोई मोल नहीं है, यह तो हमारी शान का प्रतीक है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ईंट तो वापस आएगी ही, साथ में चोर का सच भी। पहला संदेह। बीरबल ने सबसे पहले उस रात ड्यूटी पर तैनात पहरेदारों से पूछताछ की। वे 4 सैनिक थे, गुलाम अली, रसूल बख्श, बाग मोहम्मद और फजल खां। चारों ने एक ही बात कही, हुजूर, रात को कोई हलचल नहीं हुई, ताले बंद थे और दीवारें पूरी थीं। फिर बीरबल ने ईंट रखने वाले कमरे का मुआयना किया। दरवाजे पर कोई निशान नहीं, न कोई सुरंग, पर दीवार के कोने में एक धूल का निशान था, मानो वहां से कुछ खिसकाया गया हो। बीरबल मुस्कराए, यह चोर बाहरी नहीं, अंदर का है। अनोखी योजना। बीरबल ने अगले दिन अकबर के सामने एक नई योजना पेश की। उन्होंने सभी 24 कर्मचारियों, सैनिक, सफाईकर्मी, कोषाध्यक्ष आदि को बुलाया और कहा, यहां एक एक व्यक्ति को एक लकड़ी की छड़ी दी जाएगी। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी रात होते होते 1 अंगुल बढ़ जाएगी। सब हैरान रह गए, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। रात में सब अपनी अपनी छड़ी लेकर अपने कमरे गए। सच्चाई सामने आती है। सुबह होते ही बीरबल ने सबको फिर बुलाया। सभी ने अपनी छड़ी दिखाई। बीरबल ने हर एक की छड़ी मापी, और फजल खां की छड़ी बाकियों से 1 अंगुल छोटी निकली। बीरबल ने जोर से कहा, वही चोर है, फजल खां। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फजल खां पसीने से तरबतर खड़ा था। अकबर ने पूछा, यह तुम कैसे जानते हो, बीरबल? बीरबल बोले, मैंने सबको बताया था कि चोर की छड़ी 1 अंगुल बढ़ेगी, पर वह झूठ था। मैंने सामान्य लकड़ी दी थी, कोई जादू नहीं। पर जो चोर होगा, वह डर से अपनी छड़ी रात में काट देगा, ताकि बरने पर पकड़ में न आए। और देखिए, फजल खां की छड़ी 1 अंगुल छोटी हो गई। अकबर मुस्कराए, तो उसने अपनी चोरी खुद साबित कर दी। चोरी का रहस्य। फजल खां ने गिड़गिड़ाते हुए सच स्वीकारा, हुजूर, मेरी मां बीमार है। मैंने सोने की ईंट महल के पुराने कुएं के पास मिट्टी में गाड़ दी थी। मैं उसे चुपचाप बाहर ले जाना चाहता था। सैनिकों ने जांच की, ईंट वहां मिल गई। अकबर ने फजल खां को जेल भेजा, पर उसकी मां का इलाज अपने राजवैद्य से करवाया। न्याय और सीख। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, डर एक ऐसा उपकरण है जो सत्य को खुद बोलने पर मजबूर कर देता है। न्याय केवल जांच में नहीं, सोच में छिपा है। अकबर हंस पड़े, तुम्हारी सोच ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, बीरबल। कहानी 6,
बीरबल और शतरंज की साजिश। भूमिका। अकबर का दरबार हर दिन चहल पहल से भरा रहता था। विद्वान, कवि, व्यापारी, दूत और योद्धा सब दरबार में आते और अपनी बात रखते। बीरबल हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धिमत्ता से निकालते। मगर इस बार चुनौती कोई मामूली नहीं थी। यह चुनौती आई थी एक विशेष मेहमान की ओर से, जिसका उद्देश्य केवल एक खेल नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य को हिलाना था। पहली चाल, रहस्यमय राजदूत। ईरान के शहंशाह की ओर से एक शाही राजदूत, मिर्जा अकलान, आगरा दरबार में पहुंचा। उसने बड़ी नम्रता से अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरे शहंशाह ने आपके लिए एक मित्रतापूर्ण प्रस्ताव भेजा है। यदि आप उनके साथ एक शतरंज की बाजी खेले और जीत जाए, तो वे अपने बंदरगाह व्यापार के सभी कर समाप्त कर देंगे। किंतु यदि आप हार गए, तो मुगल साम्राज्य को हर व्यापारिक वस्तु पर दुगुना कर देना होगा। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, यह चुनौती है या व्यापारिक जाल? मिर्जा मुस्कराया, यह केवल बुद्धि की परीक्षा है। खेल खेल की तरह खेला जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, खेल खेल की तरह ही खेला जाएगा, मगर खेल में छिपा दाव तभी टूटेगा जब हम उसकी चालों को पढ़ सकें। चाल दर चाल, बीरबल की खोजबीन। बीरबल ने अगले कुछ दिनों तक मिर्जा अकलान की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। वह देख रहे थे कि मिर्जा अकलान का शतरंज खेलना केवल एक खेल नहीं था। वह दरबार के मंत्रियों, राजकोषाध्यक्षों और व्यापारियों से मिल रहा था, बातें कर रहा था और गुप्त संदेश भेज रहा था। एक रात बीरबल चुपचाप महल के बगीचे में पहुंचे जहां अकलान अपने सेवक से मिल रहा था। वहां उन्होंने एक छोटी चिट्ठी पकड़ी। जैसे ही शतरंज की बाजी शुरू हो, योजना के अनुसार दाया रथ गिरे, उसके बाद व्यापारिक मार्गों पर विद्रोह होगा। बीरबल समझ गए, यह केवल शतरंज की बाजी नहीं, बल्कि साम्राज्य के भीतर विद्रोह कराने की साजिश थी। खेल की घोषणा। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई, 3 दिन बाद बादशाह अकबर और ईरान के दूत मिर्जा अकलान के बीच शतरंज की ऐतिहासिक बाजी खेली जाएगी। पूरे आगरा में हलचल मच गई। शतरंज के बोर्ड बनवाए गए, जनता आमंत्रित हुई और महल को सजाया गया। मगर बीरबल जानते थे, यह केवल खेल नहीं, एक युद्ध है। खुफिया योजना, बीरबल की चाल। बीरबल ने अपने विश्वासपात्र 4 सैनिकों को गुप्त रूप से मिर्जा के संदेशों को पढ़ने, संदिग्ध लोगों पर नजर रखने और खेल के दिन होने वाले किसी भी विद्रोह की आशंका पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने एक और काम किया, शतरंज की पहली बाजी अकबर नहीं, बल्कि बीरबल खुद खेलेंगे। यह बात मिर्जा को नहीं बताई गई। शतरंज की बाजी, पहला दिन। दरबार सजा हुआ था। दोनों ओर भीड़ जमा थी। मिर्जा अकलान शतरंज बोर्ड के सामने बैठा, उसका आत्मविश्वास चरम पर था। उसके सामने नकाब में बैठा बीरबल, जो अकबर के भेस में थे। खेल शुरू हुआ। पहली चाल मिर्जा ने राजा के प्यादे से चली और लगातार 2 घंटे तक बाजी जारी रही। बीरबल की चालें धीरे धीरे उसे फंसा रही थीं, पर मिर्जा को अंदाजा नहीं हुआ। मगर जैसे ही उसने दाया रथ गिराया, बीरबल समझ गए, यही वह इशारा था जिसकी बात चिट्ठी में थी। उसी क्षण बीरबल ने एक सैनिक को संकेत भेजा और शहर के बाहर छिपे विद्रोहियों को पकड़ने की योजना क्रियान्वित की गई। विद्रोह का दमन। विद्रोही, जिन्हें संकेत मिलने के बाद राजकोष पर हमला करना था, जैसे ही आगे बढ़े, बीरबल के भेजे सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। एक झड़प हुई, लेकिन साजिश पूरी तरह विफल हो गई। बीरबल ने खेल रोक दिया। उन्होंने नकाब हटाया। पूरा दरबार हैरान। मैं अकबर नहीं, बीरबल हूं, उन्होंने घोषणा की। अकबर दरबार में आए और बोले, अब समझाइए, बीरबल, आपने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने सारा रहस्य बताया, साजिश, विद्रोह की योजना, रथ गिराने का इशारा। मिर्जा को तत्काल बंदी बना लिया गया। अंतिम चाल, न्याय का समापन। पूछताछ में मिर्जा ने स्वीकारा, हमने सोचा भारत को युद्ध के बिना हरा देंगे,
शतरंज की बाजी केवल एक चक्रव्यूह थी। अकबर ने गुस्से में कहा, मगर तुम्हारी चालों से तेज बीरबल की बुद्धि है। और यही भारत की असली ताकत है। मिर्जा को ईरान वापस भेज दिया गया, इस शर्त पर कि अब कभी भारत की ओर बुरी नजर नहीं उठेगी। शिक्षा। जहां तलवारें लड़ती है, वहां जीत संदेहास्पद होती है। मगर जहां बुद्धि चलती है, वहां दुश्मन स्वयं हार मान जाता है। बीरबल ने यह सिखाया कि हर खेल में एक गुप्त खेल छिपा हो सकता है। उसे समझना, पहचानना और सही समय पर उजागर करना ही सच्ची चतुराई है। कहानी 7। बीरबल और 3 गुप्त खतों का रहस्य। अकबर का दरबार हमेशा न्याय, ज्ञान और सतर्कता का प्रतीक रहा है। परंतु समय समय पर कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जो केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, भीतर के विश्वासघात से संबंधित होती है। इस बार ऐसी ही एक रहस्यमयी स्थिति ने दरबार की नींव को झकझोर दिया। आरंभ। गुप्त खत। एक सुबह जैसे ही अकबर दरबार पहुंचे, महामंत्री अब्दुल रहीम ने उन्हें एक बंद लिफाफा सौंपा। लिफाफे पर लिखा था, सावधान, आपके ही दरबार में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अकबर ने चौंकते हुए लिफाफा खोला। अंदर कोई नाम नहीं था, पर 3 उच्च पदस्थ दरबारियों के नाम सूचीबद्ध थे। 1 ख्वाजा अली खान, वाणिज्य मंत्री। 2 शमसुद्दीन बेग, सेनापति। 3 रघुनाथ दास, राजकोष प्रमुख। तीनों दरबारी प्रतिष्ठित, निष्ठावान और वर्षों से दरबार के सेवक थे। बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराना असंभव था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, इस बार मामला केवल बुद्धि का नहीं, पूरे साम्राज्य की नींव का है। मुझे विश्वासघात का पता लगाना है, बिना शोर, बिना संदेह। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, मुझे 3 दिन दीजिए। मैं सच्चे गुनहगार को उजागर करूंगा, बिना तलवार, बिना शोर। पहला दिन, दरबार का परीक्षण। बीरबल ने तीनों संदिग्ध दरबारियों को एक एक कर बुलाया। बिना उन्हें कोई संदेह दिलाए, उनसे सामान्य प्रश्न पूछे, व्यापार की स्थिति, सैन्य तैयारी और कोष की गणना। रघुनाथ दास सहज थे, लेकिन उनके उत्तरों में हल्का घबराहट का संकेत था। सेनापति शमसुद्दीन बेग आत्मविश्वास से भरे थे। ख्वाजा अली खान बेहद सतर्क और संक्षिप्त उत्तर दे रहे थे। बीरबल ने उनके चेहरों, हाथों और आंखों की हलचल पढ़ी। पहला चरण बीता। दूसरा दिन, रहस्यमयी फंदा। बीरबल ने गुप्त रूप से हर एक के घर पर एक गुप्त संदेश भिजवाया। नाम गुप्त रखा गया, पर संदेश एक जैसा था। मैं जानता हूं कि तुमने वह किया है। कल दरबार में सब उजागर हो जाएगा। अगर जान बचानी है, तो चुपचाप 100 अशरफिया लाल मस्जिद के पीछे छोड़ देना। अगली सुबह बीरबल ने अपने सैनिकों को मस्जिद के पास निगरानी पर लगाया। केवल एक व्यक्ति आया, ख्वाजा अली खान। उसने एक थैला छुपा कर रख दिया और जल्दी से निकल गया। बीरबल के पास अब पहला प्रमाण था, डर केवल उसी को लगता है जिसने अपराध किया हो। तीसरा दिन, रहस्य की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने तीनों को एक कागज सौंपा, जिस पर एक ही बात लिखी थी, राजा को सब पता चल चुका है। आज रात नाम घोषित होगा। तीनों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया गया। कुछ देर बाद बीरबल कमरे में गए, सबसे पहले रघुनाथ दास के पास, जो प्रार्थना कर रहे थे। फिर शमसुद्दीन बेग के पास गए, जो पाँव फैलाकर आराम से बैठे थे। आखिर में ख्वाजा अली खान के कमरे में पहुंचे। वह कांपते हुए बैठे थे, चेहरा पीला था और हाथ में एक खत था। बीरबल ने उससे वह खत मांगा। यह वही खत था जो उसने चोरी से रख लिया था। बीरबल मुस्कराए, अब कोई शक नहीं रहा। दरबार का निर्णय। अगले दिन बीरबल ने तीनों को दरबार में पेश किया और सारी बातें सामने रखीं। ख्वाजा अली खान ने स्वीकारा, मैंने राज्य के व्यापारी दलालों से रिश्वत ली थी और व्यापारिक मार्गों में छूट देकर राजकोष को क्षति पहुंचाई। मुझे डर था कि किसी को पता न चल जाए, इसीलिए मैंने 2 अन्य निर्दोष दरबारियों के नाम भी खत में शामिल कर दिए, ताकि भ्रम बना रहे। अकबर क्रोधित हुए, पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा,
जहांपनाह, अपराधी जब घिर जाता है तो डर उसे खुद उजागर कर देता है। उसे तलवार नहीं, केवल सच की छाया चाहिए होती है। न्याय का समापन। ख्वाजा अली खान को पदच्युत कर जेल भेजा गया। शमसुद्दीन बेग और रघुनाथ दास को सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना सहित सम्मान लौटाया गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। तुम्हारे बिना यह राज किसी को नहीं पता चलता। कहानी 8, बीरबल और 100 सवालों की गुत्थी। भूमिका। बादशाह अकबर का दरबार एक बार फिर ज्ञानियों और चालाक लोगों की परख का मैदान बन गया था। इस बार चुनौती सिर्फ बीरबल की बुद्धि की नहीं थी, बल्कि पूरे मुगल दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर थी। अचानक एक अजनबी की दस्तक। एक दिन दरबार में एक अजनबी पहुंचा। उसका चेहरा आधा नकाब से ढका था। वह लंबा, गंभीर और आत्मविश्वासी था। उसने बादशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं एक यात्री हूं, पर साथ ही एक सवालों का ज्ञानी भी। मैंने कई राजाओं से मिलकर उन्हें परखा है, पर अब तक कोई भी मेरे 100 सवालों के उत्तर नहीं दे पाया। यदि आपके दरबार में कोई मेरे हर सवाल का उत्तर दे दे, तो मैं अपना खजाना और रहस्य आपके राज्य को सौंप दूंगा। पर यदि उत्तर न मिला, तो आपको मेरी सेवा में एक बुद्धिमान भेजना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर मुस्कराए, हमारे पास बीरबल है। बीरबल खड़े हुए, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, पर शर्तें दोनों तरफ से हों। यदि मैं हर सवाल का उत्तर दे दूं, तो आपको अपने नकाब के पीछे छिपा चेहरा उजागर करना होगा और यह भी बताना होगा कि आपकी मंशा क्या थी। अजनबी ने सिर हिलाया, मंजूर है। पहली परीक्षा, प्रश्नों की बौछार। अगली सुबह महल के विशेष प्रांगण में व्यवस्था की गई। अजनबी ने एक चमड़े की किताब निकाली, उस पर लिखा था, 100 सवाल, 100 कसौटियां। सवाल आरंभ हुए। 1. पानी का वह रंग बताओ जो न आंखों से दिखता है, न आंखें बंद करने पर छिपता है। 2. ऐसा पेड़ बताओ जो अपनी जड़ों से नहीं, अपनी छाया से जीवित रहता है। 3. ऐसा राजा बताओ जो न कभी ताज पहनता है, न राज करता है, पर फिर भी सब उसे पूजते हैं। बीरबल ने उत्तर दिए। 1. आंसू, जब वह बहता है, तब रंगहीन है, पर उसकी पीड़ा सबसे गहरा रंग बनती है। 2. ज्ञान, यह एक वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें किताबों में है, पर जीवन देने वाली छाया सोच है। 3. समय, समय सबका राजा है, कोई उसे बांध नहीं सकता, पर सब उसके अधीन है। अजनबी का चेहरा कठोर रहा, पर उसकी आंखें चौकन्नी हो गईं। दूसरी परीक्षा, छल के सवाल। अब सवालों ने रूप बदला। वे केवल ज्ञान नहीं, चालाकी और तर्क की परीक्षा थे। 47वां सवाल। एक नगर में 3 भाइयों को एक ही दिन मृत पाया गया। हर एक के हाथ में एक ही वस्तु थी, एक शीशा। पर पोस्टमार्टम कहता है कि कोई विष नहीं, कोई मार नहीं और नहीं आत्महत्या। फिर मौत कैसे हुई? बीरबल ने क्षण भर सोचा। तीनों ने एक सूरजग्रहण के समय शीशा देखा। वह शीशा दूषित था, जिससे विकिरण आंखों से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंची और उन्होंने उसी क्षण होश खो दिया। मृत्यु धीरे धीरे हुई, पर कारण दिखा नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अजनबी ने 48वां सवाल पूछा, पर उसकी आवाज धीमी हो गई थी। तीसरी परीक्षा, मनोवैज्ञानिक चक्र। अब सवालों ने एक और रूप लिया। अब वे बीरबल के अंदर की सोच, उसके विश्वास, उसके अतीत और उसके आदर्शों को परखने लगे। 76वां सवाल। क्या तुमने कभी किसी निर्दोष को सजा दी है? बीरबल ने जवाब दिया, सिर्फ एक बार, खुद को, जब किसी का दर्द समझ नहीं पाया। 81वां सवाल। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? वो दिन जब सच बोलने वाला खुद झूठ लगने लगे। 87वां सवाल। क्या तुम कभी अकबर के खिलाफ मन में असहमति लाए हो? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, राजा वह नहीं जो गलती न करे, बल्कि वह जो असहमति को भी सुन सके। हाँ, मैंने असहमति सोची, पर प्रस्तुत की, और वही मेरी निष्ठा की कसौटी थी।
अब अजनबी की आंखों में पानी भर आया। अंतिम 10 सवाल और रहस्य का पर्दाफाश। अजनबी ने कहा, अभी तक किसी ने मेरे 90 सवाल भी पार नहीं किए। तुम पहले हो जो 90 के पार पहुंच चुके हो। बीरबल ने उत्तर दिया, सवाल कभी रुकते नहीं, लेकिन सच को पहचानने की ताकत रुक जाती है। 100वां सवाल आया, तुम मुझे पहचान सकते हो? बीरबल खड़े हुए। कुछ देर तक अजनबी को देखते रहे। फिर बोले, तुम कोई राजदूत या ज्ञानी नहीं, तुम वही हो जिसे मैंने वर्षों पहले न्याय के लिए एक झूठ बोलने से मना किया था। तुम एक व्यापारी के पुत्र थे, जो चाहकर भी झूठ की कीमत पर सत्य नहीं खरीद पाया। तुम्हारा पिता गलत साबित हुआ था, और तुमने मेरी परीक्षा लेने का प्रण किया था। अजनबी ने नकाब हटाया, वह वही था। तुम्हारी स्मृति आज भी तेज है, बीरबल। मैं हार गया, पर आज मेरी आत्मा मुक्त हो गई। न्याय का अंतिम अध्याय। अजनबी ने अपना खजाना समर्पित किया। अकबर ने बीरबल की सराहना की। सिर्फ सवालों के उत्तर देना बुद्धि नहीं, सवाल के पीछे के दर्द को पहचानना ही सच्चा न्याय है, अकबर बोले। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां सवाल की जड़ मानवता में हो, वहां उत्तर भी केवल करुणा में होता है। कहानी 9, बीरबल और सच्चाई का आईना। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल न्याय, समृद्धि और विवेक के लिए प्रसिद्ध था। परंतु हर समृद्ध राज्य में कुछ छाया ऐसी होती है, जो अंधेरे में पनपती है। इस बार बीरबल को एक ऐसी साजिश से जुआना पड़ा, जहां सच्चाई खुद एक भ्रम बन चुकी थी। घटना की शुरुआत, एक संदिग्ध चोरी। शाही पुस्तकालय का प्रमुख, मौलाना फैजी, एक सुबह बदहवास अवस्था में दरबार पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में गहरी चिंता थी। जहांपनाह, शाही पुस्तकालय से एक अत्यंत दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ, सत्याग्रह सूत्र, गायब है। यह ग्रंथ केवल एक प्रति में था, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी। अकबर ने चौंककर कहा, यह पुस्तक केवल 3 लोगों के पास जाती थी, मौलाना फैजी, शाही अनुवादक गुलाम अली, और पुस्तकालय सहायक बहादुर। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा और केवल एक वाक्य कहा, मैं 3 दिनों में सत्य को सामने लाऊंगा, उसी ग्रंथ की तरह जो खुद सत्य का आईना था। पहला दिन, मौलिक परीक्षण। बीरबल ने सबसे पहले तीनों संदिग्धों के निवास पर जाने का निर्णय लिया। एक मौलाना फैजी, उनका घर व्यवस्थित था, और उन्होंने पुरानी ग्रंथों की पूरी सूची बीरबल को दी। वे लगातार अपने आंसू पोंछते रहे। 2 गुलाम अली, विद्वान था, पर चुपचाप और संदेहास्पद। उसने बार बार बीरबल से पूछा, क्या आप समझते हैं कि कोई मुझे दोषी ठहरा सकता है? 3 बहादुर, एक साधारण, ईमानदार सा व्यक्ति प्रतीत हुआ। वह लगातार एक ही बात कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया हुजूर। बीरबल ने उनके बर्ताव और उत्तरों को मन ही मन दर्ज किया। दूसरा दिन, मनोवैज्ञानिक चाल। बीरबल ने तीनों को अलग अलग बुलाकर कहा, राजा ने आदेश दिया है कि जो पुस्तक लाएगा, उसे क्षमा कर दिया जाएगा और 1000 अशर्फिया इनाम में मिलेंगी। वही सूचना बीरबल ने शाही दीवारों पर भी चिपकवा दी। अगली सुबह पुस्तक तो नहीं आई, पर बहादुर दरबार पहुंचा और बोला, हुजूर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, पर मुझे शक है कि कुछ दिनों पहले गुलाम अली पुस्तक को देर रात तक पढ़ रहे थे। बीरबल ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया। फिर उसने मौलाना को बुलाया और पूछा, क्या आपने कभी पुस्तक की प्रतिलिपि बनवाई थी? मौलाना ने जवाब दिया, नहीं, वह मूल प्रति ही सब कुछ थी। तीसरा दिन, दर्पण की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने पुस्तकालय के कक्ष में एक नया नोटिस चिपकाया। रात के तीसरे पहर, इस कमरे में केवल सच्चे व्यक्ति का प्रतिबिंब ही दिखाई देगा। जो झूठा होगा, उसकी परछाई भी छिन जाएगी। रात को तीनों को अकेले 2 पुस्तकालय कक्ष में भेजा गया, एक एक कर। अगले दिन बीरबल ने उन तीनों से पूछा, क्या आपने अपनी परछाई देखी? मौलाना फैजी ने कहा, हाँ, मैं डरा हुआ था,
पर परछाई थी। गुलाम अली ने कहा, मुझे लगा जैसे परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। शायद यह मेरा भ्रम था। बहादुर ने कहा, मुझे डर लग रहा था, मैंने पीछे देखा ही नहीं। बीरबल ने अब सबूत की दिशा में अगला कदम उठाया। पुस्तकालय की खिड़की के बाहर छुपा दर्पण। उसमें से बीरबल ने हर एक की हरकत देखी थी। गुलाम अली ने उस कमरे में जाकर दीवारें टटोलीं, एक फर्श की पट्टी को हिलाया और कुछ पढ़ने की कोशिश की, जैसे वह वहां कुछ छिपा रहा हो। सत्य का आईना, पुस्तक की बरामदगी। बीरबल ने सैनिकों के साथ गुलाम अली के निवास पर छापा मारा। वहां एक दीवार के भीतर से सत्याग्रह सूत्र बरामद हुआ। वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। गुलाम अली को दरबार में लाया गया। उसने स्वीकार किया, यह पुस्तक मेरे लिए ज्ञान का मंदिर थी। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि वह मेरी हो, हमेशा के लिए। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने शाही विश्वास तोड़ा। बीरबल ने हस्तक्षेप किया, जहांपनाह, ज्ञान को आत्मसात करने की लालसा उचित है, पर चोरी की नहीं। एक विद्वान जो सत्य के ग्रंथ को चुराए, वह केवल ज्ञानी नहीं, भयभीत भी होता है। न्याय का निर्णय। गुलाम अली को दरबार से निष्कासित किया गया, लेकिन बीरबल की सिफारिश पर उसे कोई कठोर दंड नहीं मिला, क्योंकि उसने पुस्तक को नष्ट नहीं किया था। मौलाना फैजी को पुस्तक की देखरेख की पुनः जिम्मेदारी सौंपी गई। बहादुर को उसकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया। कहानी 10, बीरबल और अदृश्य गवाह। भूमिका। बादशाह अकबर का दरबार न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, और बीरबल उसके सबसे तेज और तर्कशील नगीने थे। लेकिन एक दिन ऐसा मुकदमा आया, जिसमें कोई चश्मदीद नहीं था, नहीं कोई ठोस सबूत। और फिर भी, बीरबल ने एक अदृश्य गवाह को खोजकर अपराधी को बेनकाब किया। शिकायत की गूंज। एक सुबह दरबार में एक महिला रोती हुई पहुंची। उसका नाम था रोजिना। वह रेशम और मसालों की मशहूर व्यापारी थी। उसने अकबर के सामने झुकते हुए कहा, हुजूर, मेरे घर से कल रात एक बेशकीमती हार चोरी हो गया है। वह हार मेरी माँ की निशानी था। केवल 3 लोग ही। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। भूमिका। कहते हैं कि अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास की सबसे चतुर जोड़ी थी। पर क्या हो जब खुद बीरबल को ऐसी साजिश में फंसा दिया जाए जहां उनकी जान और सम्मान दोनों दांव पर हों? क्या बीरबल अपनी सूझबूझ से निकल पाएगा इस साजिश से? और कैसे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे दरबार को हैरान कर दिया? पहला भाग। दरबार में एक नई चुनौती। एक दिन की बात है। मुगल सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार लगा हुआ था। बीरबल हमेशा की तरह अपने स्थान पर मुस्कराते हुए बैठे थे। तभी एक अजनबी दरबार में आया। वह बहुत ही आलीशान कपड़े पहने हुए था और उसके साथ 4 रक्षक थे। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं राणा प्रतापगढ़ का सेनापति हूँ। मैंने सुना है, आपके दरबार में बीरबल नामक एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री है। मैं उनके साथ एक चुनौती करना चाहता हूँ। बीरबल मुस्कराया और बोला, मैं यहाँ हूँ, कहिए सेनापति जी, कैसी चुनौती? सेनापति बोला, मेरी चुनौती यह है कि अगर बीरबल 7 दिनों में मेरे द्वारा दिए गए 7 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, तो उन्हें अपनी पदवी छोड़नी होगी। अकबर ने कहा, यह तो बहुत कठिन शर्त है बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, यदि यह मेरी बुद्धि की परीक्षा है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरा भाग। 7 कठिन प्रश्न। सेनापति ने पहले दिन का प्रश्न रखा। बिना कुछ बोले किसी व्यक्ति को कैसे समझाया जाए कि वह गलत है? बीरबल मुस्कराए और बोले, उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक दृश्य प्रस्तुत किया। उन्होंने सेनापति को एक शीशे के कमरे में बुलाया। वहां एक नौकर खड़ा था जो बार बार गलती कर रहा था, लेकिन बीरबल कुछ न बोले। उन्होंने बस उसकी गलतियों की ओर इशारा किया, और हर बार नौकर खुद सुधार करता गया। बीरबल बोले, कभी कभी मौन और इशारों से कहीं बेहतर समझ आता है।
पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरा भाग, साजिश का पर्दा खुलता है। तीसरे दिन बीरबल को खबर मिली कि वह सेनापति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक पुराना दरबारी था, राजमहल का ही कोई व्यक्ति। बीरबल ने चुपचाप उसकी तहकीकात शुरू की और पता लगाया कि यह व्यक्ति राजा वक्त बहादुर का बेटा था, जो पहले बीरबल की वजह से एक मुकदमे में हार गया था। बीरबल समझ गए कि ये केवल चुनौती नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। चौथा भाग, बीरबल की चालाकी। अब तक 3 प्रश्न हो चुके थे और बीरबल ने हर एक का उत्तर शानदार तरीके से दिया था। चौथे दिन सेनापति ने पूछा, सच और झूठ के बीच कैसे पहचाना जाए जब दोनों एक जैसे दिखें? बीरबल ने एक नाटक तैयार कराया जिसमें 2 जुड़वां किरदार थे, एक सच्चा, एक झूठा। उन्होंने दरबारियों से पूछा कि कौन सच्चा है। किसी को फर्क नहीं पता चला। बीरबल ने फिर एक बच्चा बुलाया और उससे पूछा। बच्चे ने तुरंत सही जवाब दे दिया। बीरबल बोले, सच्चाई को परखने के लिए मासूम नजर चाहिए, जो लालच और स्वार्थ से परे हो। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। 5वां और छठा दिन, संकट गहराता है। 5वें दिन सेनापति ने कहा, बिना देखे कैसे पहचानो कि कौन राजा है और कौन नौकर? बीरबल ने दोनों को एक ही वेशभूषा में सामने खड़ा कर दिया और फिर उन्हें खाना परोसा गया। राजा ने संयम और मर्यादा से खाया, जबकि नौकर जल्दी जल्दी। बीरबल बोले, आदतें और आचरण ही असली पहचान है। छठे दिन बीरबल को झड़ दिया गया, लेकिन बीरबल ने पहले ही भांप लिया था और नकली जहर पी लिया। उन्होंने दरबार में कहा, अब मुझे समझ आया कि यह सिर्फ प्रश्न नहीं, मेरी हत्या की साजिश है। अकबर भड़क उठे, कौन है वह गद्दार? बीरबल बोले, उसका असली नाम है हसन मिर्जा। वह दरबार से निष्कासित व्यक्ति है, जो नकली सेनापति बनकर आया है। अकबर ने तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 7वां दिन, बीरबल की सबसे बड़ी जीत। अब आखिरी प्रश्न बचा था, एक ऐसा कार्य कर दिखाओ जिससे पूरा दरबार हमेशा के लिए तुम्हारा ऋणी हो जाए। बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर मैं उस साजिशकर्ता को बिना हिंसा के पकड़ लूं, तो क्या वह कार्य मानोगे? अकबर बोले, बिल्कुल। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन हसन मिर्जा को सबके सामने नकाब हटाकर पेश किया और उसने अपने गुनाह कबूल किए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बुद्धि, संयम और साहस से यह चुनौती जीती है। आज के बाद कोई तुम्हारी जगह लेने की सोच भी नहीं सकता। बीरबल और 3 बहरे दरबारी। भूमिका, हुक। अकबर के दरबार में एक दिन ऐसी उलझन खड़ी हो गई जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। 3 बड़े मंत्री, जिन्हें दरबार का स्तंभ माना जाता था, एक झगड़े में फंस गए। पर ट्विस्ट ये था, तीनों बहरे हो चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अब बीरबल के सामने थी एक ऐसी चुनौती जिसमें शब्द नहीं, बुद्धि काम आने वाली थी। पहला भाग, अचानक तीनों दरबारी बहरे कैसे हो गए? दरबार में अचानक अफरातफरी मच गई। राजा के 3 प्रमुख सलाहकार, वजीर-ए-आजम, वित्त मंत्री और सुरक्षा मंत्री, तीनों अलग अलग बातें कर रहे थे और एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे थे। अकबर ने पूछा, यह क्या हो गया तुम सबको? तीनों ने एक ही उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चौंकाने वाली बात ये थी कि तीनों सुबह तक बिल्कुल ठीक थे। फिर अचानक तीनों के बहरे हो जाने की बात ने सभी को हैरान कर दिया। दूसरा भाग, बीरबल को मिली जिम्मेदारी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे शक है कि यह कोई चाल है। कोई न कोई झूठ बोल रहा है। पर कौन? यह तुम्हें पता लगाना है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, तीनों को सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा, पर अगर आप मुझे 3 दिन दें, तो मैं सच्चाई उजागर कर दूंगा। तीसरा भाग, बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल ने तीनों मंत्रियों को एक अलग कमरे में बुलाया और वहां राजा के दूत को भेजा। दूत ने बस इशारे में बताया कि राजा ने आपको मंत्री पद से हटाने का निर्णय लिया है। अब जो असली बहरा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जो नाटक कर रहा था,
उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। यहीं बीरबल को पहला सुराग मिला। चौथा भाग, दूसरी चालाक परीक्षा। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में घोषणा की, आज से जो मंत्री सबसे अच्छा सुझाव देगा, उसे सर्वश्रेष्ठ मंत्री का इनाम मिलेगा। अब यदि कोई सच में बहरा है, तो वो सुझाव नहीं दे पाएगा। पर दो मंत्रियों ने बहुत चालाकी से लिखकर सुझाव दिए। बीरबल को अब दूसरा सुराग मिल गया। तीनों में से केवल एक सच में बहरा है, दो लोग झूठ बोल रहे हैं। पांचवां भाग, सच्चाई की परतें खुलती है। बीरबल ने उन तीनों की जिंदगी की गहराई से जांच पड़ताल की। पता चला कि सुरक्षा मंत्री पर एक युद्ध में हानि का आरोप था और उसे डर था कि अकबर उसे दंडित करेगा। उसने बहरेपन का बहाना बना लिया। वित्त मंत्री पर भी धन हेराफेरी का शक था, इसलिए उसने भी झूठ बोला। सिर्फ वजीर-ए-आजम सच में बीमार था और उसका कान अचानक बंद हो गया था। छठा भाग, बीरबल का फैसला और दरबार में धमाका। तीनों को अकबर के सामने पेश किया गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, इन तीनों में दो दोषी है, पर मैं सजा नहीं दूंगा। मैं सच्चाई खुद कहलवाऊंगा। बीरबल ने दोनों दोषी मंत्रियों के सामने एक हीरे से भरा थैला रखवाया और कहा, जो मंत्री इसे उठाएगा, वही बहरेपन से ठीक हो जाएगा। फौरन दोनों ने दौड़कर थैला उठाया और सच्चाई सामने आ गई। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अंतिम भाग, अकबर का इनाम और सबक। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि एक बार फिर सब पर भारी पड़ी। तुमने बिना दंड दिए सजा दिला दी और बिना मारपीट किए सच्चाई निकाल दी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, झूठ और सच की असली परख लालच और डर में होती है, और जो डर में झूठ बोले, उसका अंत हमेशा ही शर्मनाक होता है। बीरबल और तीन बहरे दरबारी विस्तृत कहानी। प्रस्तावना, दरबार में हलचल। एक दिन अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। सभी मंत्री, सैनिक, विद्वान और कलाकार समय पर उपस्थित थे। अचानक तीन सबसे महत्वपूर्ण मंत्री, वजीर-ए-आजम, मुख्यमंत्री, सुरक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, अलग अलग कोनों से एक साथ दरबार में घुसे और जोर जोर से बोले, जहांपनाह, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है हम बहरे हो गए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंक गए। क्या कहा तुमने? एक साथ तीनों को बहरेपन की शिकायत। एक दरबारी फुसफुसाया, जरूर कोई चाल है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल को जिम्मेदारी सौंपना। बीरबल ने तीनों मंत्रियों की हालत देखी, लेकिन उसकी पैनी नजरें हर बात का अवलोकन कर रही थीं। अकबर बोले, बीरबल, यह मामला साधारण नहीं है। कोई साजिश भी हो सकती है और कोई बीमारी भी। हमें सच जानना है, पर जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दे। मैं बिना मारपीट और दंड के सच्चाई सामने लाऊंगा। अकबर ने अनुमति दी। पहली चाल, डर की परीक्षा। बीरबल ने सबसे पहले सुरक्षा मंत्री को बुलवाया। अपने एक खास आदमी को सैनिक के वेश में भेजा और उससे कहलवाया, राजा ने मंत्री पद छीनने का निर्णय कर लिया है। आप पर सैनिकों की लापरवाही का आरोप है। सुरक्षा मंत्री चौंक गया, पसीना पसीना हो गया। बीरबल ने देखा, मंत्री ने सैनिक से पूछा, ये कब हुआ? यानी उसने सुन लिया। बीरबल मुस्कराया, पहला झूठा पकड़ में आया। दूसरी चाल, लालच की परीक्षा। अब बीरबल ने वित्त मंत्री को बुलवाया। उसने दरबार में घोषणा करवाई, राजा ने मंत्री को एक विशेष इनाम देने का निर्णय किया है। जो सुनकर उपस्थित होगा, उसे ही पुरस्कार मिलेगा। सभी को खामोश रहने को कहा गया। वित्त मंत्री तुरंत दरबार में उपस्थित हो गया। बीरबल की आंखों में चमक थी। दूसरा झूठा भी पकड़ा गया। तीसरा मंत्री सच में बीमार। अब वजीर-ए-आजम को बीरबल ने अपने घर बुलाया और एक वैद्य से परीक्षण करवाया। पता चला, उसे एक कान में अचानक सूजन आई है, जिससे वह सचमुच कुछ भी नहीं सुन पा रहा। बीरबल जान गया, एक ही मंत्री सच बोल रहा है। अंतिम परीक्षा, सच्चाई बाहर लाने की चालाक तरकीब।
अब बारी थी अंतिम चाल की। बीरबल ने तीनों को एक ही कमरे में बुलवाया और वहां एक सुंदर सा थैला रखा जिसमें हीरे और मोती थे। उसने कहा, जहांपनाह ने यह पुरस्कार उन्हें देने को कहा है जो सबसे ज्यादा योग्य हो और सच्चे दिल से सेवा करता हो। यह बस ऐसे ही रखा गया है, जो चाहे ले सकता है। बीरबल और राजा छिपकर देख रहे थे। कुछ देर में सुरक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों धीरे से उठे, एक दूसरे को देखा और थैले की ओर बढ़े। तभी बीरबल बाहर आया और बोला, बहरे हो और हीरों की खनक सुन ली। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर का चेहरा क्रोध और हंसी के मिश्रण से भरा हुआ था। राजा का निर्णय। अकबर बोले, सुरक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, तुम दोनों ने बहरेपन का झूठा बहाना बनाकर न सिर्फ अपना अपमान किया, बल्कि राज्य की सेवा में भी धोखा किया। तुम दोनों को मंत्री पद से हटाया जाता है। फिर उन्होंने वजीर-ए-आजम की ओर देखा। तुम सच में बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम राज्य के लिए मूल्यवान हो। बीरबल की तरफ देखते हुए अकबर बोले, बीरबल, तुमने बिना एक सवाल पूछे, बिना एक जोर लगाए, सिर्फ बुद्धि से सच को बाहर निकाला। बीरबल को इनाम। राजा ने बीरबल को सोने की 10 मुद्राओं से भरी पेटी, एक शानदार घोड़ा और अपनी स्वर्ण मुहर प्रदान की। साथ ही एक नई उपाधि दी, सत्य विद्रावक बीरबल, यानी ट्रूथ अनरावलर बीरबल। बीरबल और राजदूत की चुनौती। इस कहानी में आगे वही समय है जब बीरबल की चतुराई का डंका पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी बजने लगा था। कहानी की पृष्ठभूमि। ईरानी दरबार का राजदूत। एक दिन सुबह मुगल दरबार में एक शाही सवारी आई। चारों ओर से घोड़े, सैनिक और तंबू। उसमें से उतरे ईरान के सम्राट के विशेष दूत। उनका नाम था हाफिज अली खुरासानी। वह खुद को सबसे बड़ा तर्कशास्त्री और बुद्धिमान मानता था। अकबर ने उसका स्वागत किया और महल में विशेष भोज आयोजित किया गया। भोजन के बाद राजदूत ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बीरबल नाम का मंत्री है जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है। मैं यहाँ उसे हराने आया हूँ। शब्दों के युद्ध में पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहां बुद्धि की बात हो वहां बीरबल हमेशा तैयार है। चुनौती का नियम। ईरानी राजदूत ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से 3 सवाल पूछेंगे। जो तीनों का उत्तर न दे पाए वह हार मान लेगा। अकबर ने दोनों को एक विशेष चांदी की चौकी पर बैठाया। हजारों दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। पहला सवाल, ईरानी राजदूत का हमला। राजदूत, बताइए, इस धरती पर सबसे तेज चीज क्या है जो न आंखों से दिखती है न हाथों से पकड़ी जा सकती है? बीरबल मुस्कराए। विचार। नजरों से ओझल पर पूरी दुनिया को बदलने की ताकत उसी में है। राजदूत चौंका। बीरबल का सवाल। अब बीरबल ने पूछा, ए राजदूत, बताइए, वो कौन सी चीज है जो जितनी दी जाए उतनी ही बढ़ती है? राजदूत कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, प्रेम। बीरबल ने सिर हिलाया। सही, और साथ ही यह भी सत्य है कि घृणा भी अगर दी जाए तो और बढ़ती है। यह आपके सोचने पर निर्भर करता है कि आप किसे फैलाना चाहते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा सवाल, राजदूत का चैलेंज। अब राजदूत ने एक चालाक सवाल पूछा। मान लीजिए, एक व्यक्ति एक गधे पर बैठा है और उसकी छाया एक ऊंट पर पड़ी है। बताइए, आदमी ऊंचा है या उसका गधा? बीरबल बोले, राजदूत, सवाल के अनुसार छाया ऊंट की है। इसका अर्थ है कि सूरज की दिशा अलग है। न तो आदमी ऊंचा है, न गधा। छाया सिर्फ समय और दिशा की गवाही देती है, ऊंचाई की नहीं। राजदूत के चेहरे पर फिर शिकन आई। बीरबल का अगला वार। अब बीरबल ने पूछा, आपको क्या लगता है, सच्चाई ज्यादा शक्तिशाली है या डर? राजदूत सोच में पड़ गया। बीरबल बोले,
अगर डर शक्तिशाली होता तो सच्चाई कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती, पर हर राजाओं का डर भी एक दिन सच्चाई के आगे झुकता है। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अंतिम सवाल, राजदूत की चालबाजी। राजदूत अब घबरा गया था। उसने एक पुरानी ट्रिक अपनाई। बीरबल, बताओ, तुम और मैं दोनों अगर एक साथ कुएं में गिरें तो पहले कौन बाहर निकलेगा? बीरबल हंसते हुए बोला, राजदूत साहब, अगर हम दोनों साथ गिरते हैं तो मैं पहले आपको बाहर निकालूंगा ताकि आप फिर से कोई चाल न चल सकें। इस उत्तर पर अकबर स्वयं भी ठहाका मारकर हंसे। राजदूत की हार। अब तीनों सवाल पूछे और तीनों के जवाब मिले। राजदूत खड़ा हुआ, सिर झुकाया और बोला, बीरबल, तुम वास्तव में सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे चतुर व्यक्ति हो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और जनता ने नारे लगाए, बीरबल की जय। इनाम और सम्मान। अकबर ने बीरबल को ईरानी चांदी से जड़ा हुआ एक मुकुट भेंट किया और कहा, बीरबल, आज तुमने भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा की। अकबर बीरबल कथा, बीरबल और तांत्रिक का रहस्य। एक और शानदार कहानी, विस्तार से, संवादों और सीख के साथ। दरबार में तांत्रिक की एंट्री। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सा तांत्रिक आया। लंबी दाढ़ी, आंखों में लाल सुरमा, गले में ढेरों मालाएं। उसके पीछे भीड़ लगी थी। वह चिल्ला रहा था, मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं किसी की भी किस्मत बदल सकता हूँ। बादशाह अकबर भी मेरे बिना अधूरे हैं। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। अकबर ने पूछा, कहो तांत्रिक, क्या सिद्ध कर सकते हो अपनी शक्ति? तांत्रिक बोला, जहां पनाह, आप मुझे 7 दिन दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं सच में शक्ति रखता हूँ और बीरबल से भी ज्यादा जानता हूँ। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, अगर यह सच्चा है तो सिद्ध कर देगा, लेकिन अगर ये झूठा निकला तो ये खुद मेरी अग्नि परीक्षा देगा। तांत्रिक की चाल। तांत्रिक अगले दिन बीरबल के घर पहुंचा और बोला, मैं जानता हूं कि तुम मुझे गलत साबित करने की कोशिश करोगे, लेकिन ध्यान रखना, मेरे पास सिद्धियां है, तुम्हारा कुछ भी कर सकता हूं। बीरबल मुस्कराया और बोला, तुम्हें जो सिद्ध करना है दरबार में करो, यहां नहीं। तांत्रिक ने बीरबल के नौकरों को डराना शुरू किया। बोला, मैं जादू से बीरबल को गधा बना दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल समझ गया कि तांत्रिक लोगों को डराकर खुद को शक्तिशाली दिखा रहा है। उसने एक योजना बनाई। उसने अकबर को कहा, जहांपनाह, अगले सोमवार को दरबार खुलेगा। उस दिन तांत्रिक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा और मैं भी। अकबर ने स्वीकृति दे दी। सोमवार, शक्ति का प्रदर्शन। दरबार में तांत्रिक बोला, मैं अब अपनी शक्ति दिखाऊंगा। इस कमरे में एक आत्मा है जिसे मैं बुला सकता हूँ। उसने मंत्र पढ़े, राख उड़ाई और अचानक रोशनी चली गई। जब रोशनी वापस आई तो एक सफेद कपड़ों में लिपटा आदमी जमीन पर पड़ा था। लोग डर गए। तांत्रिक चिल्लाया, ये आत्मा बोल रही है, ये कह रही है कि बीरबल झूठा है। अकबर चिंतित हो उठा। बीरबल का जवाब। अब बीरबल उठे। उन्होंने एक बाल्टी पानी मंगवाई और उस आदमी पर डाल दी। सफेद कपड़े गिरे और वो निकला। तांत्रिक का ही शिष्य। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये कोई आत्मा नहीं, ये उसी तांत्रिक का नौटंकी है। ये डर और भ्रम फैलाकर आपको मूर्ख बना रहा है। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, अगर तांत्रिक में शक्ति है तो आज रात वह बिना भोजन, अकेले, कब्रिस्तान में सोए और उसके पास कोई न जाए। अगली सुबह अगर वो जीवित रहा तो हम उसकी शक्ति मान लेंगे। तांत्रिक डर गया। रात का रहस्य। रात में तांत्रिक को कब्रिस्तान में छोड़ा गया। बीरबल ने सैनिकों को वहां निगरानी में रखा। आधी रात को तांत्रिक उठकर भागने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया।
सुबह होते ही उसे दरबार में लाया गया। दरबार में अंतिम फैसला। बीरबल बोले, जहांपनाह, जो खुद अपनी जान के डर से भाग जाए, वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? इसने लोगों को भ्रमित किया, डराया और स्वयं झूठा साबित हुआ। अकबर ने आदेश दिया, इस तांत्रिक को राज्य से बाहर निकाल दो और भविष्य में कोई भी ढोंगी दरबार में न घुस सके, ये सुनिश्चित करो। इनाम और सम्मान। अकबर ने बीरबल को सोने की एक तलवार और 100 अशर्फियाँ दीं। बीरबल, तुमने फिर से सच्चाई और बुद्धि से दरबार की रक्षा की है। अकबर बीरबल कथा। बीरबल का गधा और अंधा न्याय। हास्य, बुद्धि और गहरी सीख से भरपूर विस्तृत कहानी। 6000 शब्द कथा श्रृंखला की अगली कड़ी। दरबार में एक किसान का विवाद। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया, जिसके साथ एक कसाई था। दोनों आपस में लड़ते हुए आए और बोले, किसान, जहांपनाह, इस कसाई ने मेरा गधा चुरा लिया है। कसाई, नहीं हुजूर, ये गधा तो मेरे बाप की दुकान से बचपन से है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही फैसला करो, कौन सच बोल रहा है? बीरबल ने दोनों को देखा और कहा, मुझे एक रात का समय दो, कल सुबह फैसला सुनाऊंगा। बीरबल की जासूसी चाल। रात को बीरबल ने अपने सिपाही को कहा, इस गधे को अंधेरे कमरे में बांध दो और दोनों व्यक्तियों को कहो कि सुबह सूरज निकलने से पहले दरबार में आ जाए। गधा चुपचाप एक अलग कोठरी में बंद कर दिया गया। सुबह दोनों दरबार में हाजिर हुए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, मैंने उस गधे को जादुई घास खिलाई है। जिसने भी उसका असली मालिक है, उसके हाथ पर उस गधे की छाया की बू आ जाएगी। बीरबल ने पहले किसान का हाथ सूंघा, कोई खास गंध नहीं थी। फिर उसने कसाई का हाथ सूंघा और मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, असली मालिक किसान है। अकबर चौंके, पर कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, मैंने गधे के शरीर पर तेल लगाया था। जो भी उसे सच में जानता होगा, वो जाकर उसे सहलाएगा और उसके हाथ में वह तेल की गंध रह जाएगी। कसाई के हाथ में गंध नहीं है, जिसका मतलब उसने गधे को छुआ ही नहीं। पूरा दरबार ताली बजा उठा। अकबर का न्याय। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ सत्य को उजागर किया, बल्कि बहुत चतुराई से किया। गधा किसान को वापस दो और कसाई को चेतावनी दी जाए। कहानी में एक हास्य मोड़। अकबर ने मजाक करते हुए कहा, बीरबल, अगर मैं कभी अपना ऊंट खो बैठा, तो क्या तुम ऐसे ही उसे भी खोज लोगे? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, अगर ऊंट खुद न कहे कि वो आपका है, तो मैं उसकी भी गंध पहचान लूंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बीरबल कथा। पत्थर का बच्चा। हास्य और तर्क की अद्भुत मिसाल। पूरी कहानी विस्तार से। दरबार में एक अजीब फरियाद। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी मूर्ति को तोड़ दिया है और उसके अंदर जो बच्चा था वह भी मारा गया। सारा दरबार चौंक गया। बीरबल ने पूछा, क्या मूर्ति के अंदर बच्चा? व्यापारी बोला, जी हाँ, वह मूर्ति एक देवी। मुकद्दर का फैसला। भाग 1। बादशाह की बेचैनी। मुगल सम्राट अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही सभी दरबारियों की ओर गंभीर नजरों से देखा। आम तौर पर प्रसन्नचित रहने वाले बादशाह उस दिन बेहद चिंतित दिखाई दे रहे थे। बीरबल कहाँ है? बादशाह की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। हुजूर, मैं हाजिर हूँ, कहते हुए बीरबल मुस्कुराते हुए सामने आए। बीरबल, मुझे आज एक ऐसा सपना आया है जो मुझे विचलित कर रहा है। अकबर ने कहा, कैसा सपना, हुजूर? बीरबल ने गंभीर होकर पूछा। मैंने देखा कि मेरे राज्य के चारों दिशाओं से अंधकार फैल रहा है और एक अनजान व्यक्ति मेरे तख्त को छूने आ रहा है, जैसे वो मुझे हटाकर खुद राजा बनना चाहता हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, भाग 2, सपना या इशारा? बीरबल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, कभी कभी सपने हमारे मन की छाया होते हैं।
लेकिन कभी कभी ये भविष्य की दस्तक भी होते हैं। क्या तुम मानते हो कि यह सपना कोई चेतावनी है? अकबर ने पूछा। शायद, पर इसका उत्तर तभी मिल सकता है जब हम उस व्यक्ति को पहचानें जिसे आपने सपने में देखा था। बीरबल ने उत्तर दिया। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया, पर उसकी आंखों में गजब की चालाकी और घमंड था। बीरबल को लगा कि कोई साजिश जरूर चल रही है। उसने तुरंत सुझाव दिया, हुजूर, कुछ दिनों के लिए राज्य में एक गुप्त खोज अभियान चलाया जाए। बिना किसी को बताए हम यह पता लगाएंगे कि कहीं कोई दरबारी, कोई सामंत या कोई बाहरी व्यक्ति आपके तख्त की ओर आंखें तो नहीं गड़ा रहा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। अगले ही दिन बीरबल के नेतृत्व में एक गुप्त दल पूरे राज्य में निगरानी करने लगा। भाग 3। अजनबी की आमद। 3 दिनों के भीतर ही खबर आई कि आगरा के एक बाहरी इलाके में एक रहस्यमय व्यक्ति आया है, जो दिन-रात लोगों को एकत्र कर भाषण दे रहा है कि जल्द ही न्याय का असली राजा आएगा और अन्याय का अंत करेगा। बीरबल तुरंत उस व्यक्ति से मिलने गया। वह व्यक्ति लंबा-चौड़ा, आत्मविश्वास से भरपूर और बेहद प्रभावशाली वाणी वाला था। तुम कौन हो? बीरबल ने सीधे पूछा। मैं तो बस एक सच्चाई का दूत हूँ। नाम है आरिफ। एक दिन लोगों को सच्चा राजा मिलेगा, जो न सिर्फ दिखावे में बल्कि न्याय में सबसे श्रेष्ठ होगा। बीरबल मुस्कुराया। तुम्हारे अनुसार वो राजा अभी कौन नहीं है? आरिफ मुस्कुराया। मैं इतना कह सकता हूं कि हर तख्त को चुनौती मिलनी चाहिए, तभी असली राजा की पहचान होती है। बीरबल को यह बात दिल में चुभ गई। भाग 4। तख्त का इम्तिहान। बीरबल ने आरिफ को गुप्त रूप से गिरफ्तार करने की बजाय एक अलग योजना बनाई। उसने अकबर को सुझाव दिया, हुजूर, क्यों न हम इस व्यक्ति की परीक्षा लें? अगर वो सचमुच न्याय की बातें करता है, तो उसे एक न्यायिक चुनौती दी जाए। अगर वह असली न्याय करता है, तो शायद वह सच बोल रहा है। अगर नहीं, तो उसकी असलियत उजागर हो जाएगी। अकबर को विचार पसंद आया। शाही दरबार में ऐलान हुआ कि अगले शुक्रवार एक न्यायिक परीक्षा रखी जाएगी, जहां दोनों, बादशाह अकबर और आरिफ, एक जटिल केस का फैसला सुनाएंगे। फैसला जो सही निकलेगा, वही सच्चे राजा की पहचान मानी जाएगी। भाग 5। न्याय की चुनौती। मामला लाया गया। एक किसान का जो अपने बेटे की मृत्यु का दोष अपने पड़ोसी पर लगा रहा था। केस जटिल था। बेटा कुएं में गिरा था, लेकिन किसान का कहना था कि पड़ोसी ने उसे धक्का दिया था। कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, लेकिन दोनों पक्षों की भावनाएं गहरी थीं। अकबर ने सवाल पूछे, घटनाओं को सुना और गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, बेटे की मृत्यु दुखद है, लेकिन कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि पड़ोसी ने धक्का दिया। सिर्फ शक से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब आरिफ की बारी थी। उसने कहा, मैं कानून से नहीं, दिल से फैसला करता हूँ। पिता की आंखों में जो आंसू है, वो सबसे बड़ा सबूत है। पड़ोसी को सजा मिलनी चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराया। भाग 6। चेहरे से नकाब हटता है। बीरबल ने धीरे से कहा, आरिफ, क्या तुम ये नहीं मानते कि अगर किसी निर्दोष को सजा मिल जाए, तो वो भी अन्याय होता है? आरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने आगे बढ़कर एक रुमाल निकाला और आरिफ के चेहरे से पसीना पोंछा, लेकिन उस रुमाल के साथ उसका चेहरा भी उतर गया। दरअसल, वो एक भेस में आया दुश्मन जासूस था, पड़ोसी राज्य मालवा से आया हुआ, जिसका असली नाम नसीरुद्दीन था। बीरबल ने खुलासा किया, इसने सालों पहले एक बार मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा चलाया था, लेकिन पकड़ा गया था। अब ये नए नाम से, नए चेहरे के साथ आगरा आया और जनता को बहकाने लगा। अकबर गुस्से में बोले, इसे काले पानी की सजा दो। भाग 7। मुकद्दर का फैसला। बादशाह ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, अगर तुम न होते, तो शायद मैं उसी सपने में खोया रहता। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, तख्त का मुकद्दर वही तय करता है, जो हर इम्तिहान में सच्चाई और समझदारी से खड़ा हो सके। और आपसे बड़ा कोई राजा नहीं, क्योंकि आपने न्याय को भावना से नहीं,
बुद्धि से देखा। अकबर मुस्कुराए। दरबार ने जोरदार तालियों से बीरबल का अभिनंदन किया। भाग 8 कहानी का सार। इस पूरे घटनाक्रम से दरबारियों और जनता को 3 बातें सीखने को मिलीं। 1. सपने अगर डर पैदा करें तो उसे समझदारी से पढ़ो, डरने से नहीं। 2. न्याय वही है जो प्रमाण पर आधारित हो, भावनाओं की भीड़ पर नहीं। 3. सच्चा राजा वही होता है जो चुनौती को अवसर में बदल दे। भाग 9 साजिश की नई परत। आरिफ उर्फ नसीरुद्दीन को पकड़ तो लिया गया, लेकिन बीरबल के मन में अब भी बेचैनी थी। एक रात को बीरबल ने अपने भरोसेमंद सेवक गोपाल से कहा, गोपाल, कुछ तो है जो अब भी छुपा हुआ है। एक अकेला आदमी इतने आत्मविश्वास से दरबार को चुनौती नहीं देता। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा खेल है। आप क्या कहना चाहते हैं, मालिक? गोपाल ने पूछा। मालवा की रियासत इतने वर्षों से शांत रही है। अगर उनका आदमी इतनी गहराई से हमारे दिल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है असली राजा वहां का नहीं, कोई और है। और यह सिर्फ शुरुआत है। बीरबल ने उसी रात गुप्त रूप से एक जासूस, नकी, को मालवा भेजा, यह पता लगाने की असली मास्टरमाइंड कौन है। भाग 10 मालवा का रहस्य। नकी 2 हफ्ते बाद लौटा और उसके चेहरे पर हैरानी थी। हुजूर, आपको यकीन नहीं होगा, मालवा में अब असली राजा नहीं, बल्कि उसकी रानी, राजमाता रुहाना, सारे फैसले कर रही है। वह अत्यंत तेज, चालाक और क्रूर है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने एक गुप्त संगठन बना रखा है, जिसका नाम है शेर-ए-साया। बीरबल चौंक गया। शेर-ए-साया? जी हाँ, इस संगठन का उद्देश्य है भारत की सारी रियासतों में भ्रम और विद्रोह फैलाना और फिर एक एक कर राज सिंहासनों पर कब्जा करना। और उनकी पहली निशाना बनी है आगरा की गद्दी। बीरबल ने तत्काल बादशाह अकबर को बुलाया। भाग 11 शेर-ए-साया की चाल। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो इसका मतलब आरिफ सिर्फ एक प्यादा था, असली चाल तो अब चली जा रही है। बीरबल ने सिर हिलाया। हाँ हुजूर, और अगली चाल हमारे ही दरबार के अंदर से चलेगी। शेर-ए-साया के जासूस हमारी ही वेशभूषा में होंगे। अकबर ने तुरंत पूरे राज्य में गोपनीय तलाशी और साजिशकर्ताओं की पहचान के आदेश दिए। लेकिन तभी एक दिन महल में झरमिला भोजन पहुंच गया। अकबर ने उस दिन उपवास किया था, उनकी थाली अनटच्ड रह गई, पर एक दरबारी उस भोजन से बीमार पड़ गया। बीरबल को समझ आ गया, अब साजिश सीधी शाही खानदान पर हो रही है। भाग 12 नकाब के पीछे की रानी। राजमाता रुहाना को जब अकबर के जिंदा बचने की खबर मिली, तो उसने खुद ही मैदान में आने का फैसला किया। एक दिन दरबार में एक सुंदर और सभ्य महिला स्वयं को राजदूत कहकर पेश करती है। नाम बताती है सयारा बेगम। लेकिन बीरबल की पैनी निगाहें पहचान चुकी थीं, यह कोई और नहीं, रुहाना स्वयं थी, छद्म रूप में। बीरबल ने एक खास योजना बनाई। भाग 13 आखिरी खेल। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, अगर हमें रुहाना को बेनकाब करना है, तो हमें खुद को कमजोर दिखाना होगा। हमें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि हम असहाय हो चुके हैं। अकबर ने भूमिका निभाई। उन्होंने दरबार में कहा कि वो बीमार है और शासन बीरबल को सौंप रहे हैं। यह खबर सुनते ही रुहाना, जो अब दरबार में बैठती थी, तुरंत सक्रिय हुई। उसी रात शाही महल के तहखाने में शेर-ए-साया के गुप्त सदस्य घुस आए, लेकिन वहां उनका सामना हुआ बीरबल, राजा टोडरमल और खुद अकबर से, जिन्होंने सब कुछ पहले ही जान लिया था। जाल बिछ चुका था। भाग 14 अंतिम न्याय। राजमाता रुहाना को सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया। दरबार में जब उसकी असलियत उजागर हुई, तो पूरा महल स्तब्ध था। अकबर बोले, तुमने आगरा के खिलाफ जंग नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को खोने का युद्ध लड़ा। तुम एक रानी थीं, लेकिन सच्चाई से नहीं, छल से खेला, और आज हार गईं। रुहाना ने चुपचाप सिर झुका लिया। शायद पहली बार उसने खुद को हारा हुआ महसूस किया। भाग 15 मुक्तदर की जीत।
एक सप्ताह बाद दरबार में फिर से उत्सव मनाया गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुमने सिर्फ साजिश को नाकाम नहीं किया, बल्कि मेरी गद्दी को न्याय से मजबूत कर दिया। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, राजा वह नहीं जो ताज पहने, राजा वह है जो अपनी प्रजा का दुहक पहने और सच की लड़ाई बिना तलवार के जीते। अकबर की आंखों में गर्व था। भाग 16। कहानी का अंतिम सार। यह कहानी हमें सिखाती है, एक हर चाल के पीछे एक चाल होती है, पर सच्चाई के आगे हर चाल हारती है। 2 बुद्धिमानी तलवार से भी तेज होती है, अगर सही समय पर इस्तेमाल की जाए। 3 राजा वही नहीं जो तख्त पर बैठे, राजा वो है जो न्याय पर टिके। भाग 17। एक नई साजिश की आहट। रोहाना की हार के बाद अकबर और बीरबल को लगता था कि अब राज्य में शांति रहेगी, लेकिन एक नई घातक साजिश छिपी हुई थी, जिसे बीरबल ने अपनी सूझबूझ से पहचान लिया। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, शांति की आड़ में कोई न कोई साजिश जरूर चल रही है। हमें अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखने होंगे। अकबर ने उसे गंभीरता से सुना और तुरंत अपने खुफिया नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। भाग 18। एक नया दुश्मन, हामिद। अकबर के दरबार में एक नया व्यक्ति आकर बैठता है, जिसका नाम हामिद था। हामिद ने स्वयं को एक व्यापारी बताया, लेकिन बीरबल की आंखों से वह बच नहीं पाया। बीरबल ने अपने जासूसों से हामिद के बारे में जानकारी जुटाई और पाया कि वह एक खतरनाक कूटनीतिज्ञ था। हामिद ने किसी और से ज्यादा अकबर के खिलाफ साजिश रचने की योजना बनाई थी। बीरबल ने अपने बारीकी से विचार किया और हामिद को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। भाग 19। हामिद के खेल का पर्दाफाश। एक दिन बीरबल ने हामिद को दरबार में बुलाया और उससे कहा, हामिद, मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हामिद, जो खुद को बहुत चालाक समझता था, बीरबल की बातों में फंस गया और उसने तुरंत अपनी मदद का प्रस्ताव दिया। बीरबल ने हामिद को एक भ्रमित करने वाली जानकारी दी, जिससे वह अकबर के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच सके। हामिद ने बीरबल की बात मानी और योजना बनाने लगा, लेकिन बीरबल ने पहले ही सब कुछ समझ लिया था। भाग 20। बीरबल का दाव। बीरबल ने हामिद के बारे में अकबर को सूचित किया और उसे पूरी योजना के बारे में बताया। अकबर ने बीरबल के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया। उन्होंने हामिद को एक झूठी सूचना दी कि अकबर का राज्य खतरे में है और उसे तुरंत एक बड़ा निर्णय लेने का अवसर मिला। हामिद ने सोचा कि अब वह अपने शिकार को फंसाने में सफल हो गया है, लेकिन बीरबल ने जानबूझकर हामिद को वही रास्ता दिखाया जिस पर वह खुद फंसने वाला था। हामिद की साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। भाग 21। हामिद की गिरफ्तारी। हामिद को एक दिन दरबार में बुलाया गया और उसे पूरी साजिश के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अकबर ने कहा, हामिद, तुमने मेरे राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने तुम्हारे हर कदम को नाकाम किया। हामिद ने अपना अपराध स्वीकार किया, लेकिन बीरबल ने उसे समझाया, चालाकी कभी भी सच्चाई से ऊपर नहीं होती, और जो दूसरों का शिकार करना चाहता है, वही खुद शिकार बनता है। भाग 22। शांति की वापसी। इसके बाद राज्य में शांति लौट आई और बीरबल की सूझबूझ की सराहना हर किसी ने की। अकबर ने बीरबल को फिर से उसके योगदान के लिए सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मित्र नहीं, बल्कि राज्य के लिए सबसे बड़ा रक्षक हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हर शक्ति और शक्ति का उपयोग सिर्फ एक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, न्याय और सत्य की रक्षा। भाग 23। बीरबल की उपदेश। अकबर और बीरबल की दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। बीरबल ने अकबर को एक दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाई। उसने कहा, हुजूर, शांति की सबसे बड़ी शक्ति आत्मसंयम में है। हम जितना अधिक अपने भीतर शांति बनाए रखते हैं, उतना ही बाहरी दुनिया को शांति दे सकते हैं। अकबर ने इसे समझा और अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए और भी प्रयास किए। भाग 24। आखिरी निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है, एक सच्चाई और न्याय की कोई ताकत नहीं हरा सकती। 2 धैर्य और सूझबूझ से बड़ी साजिश भी नाकाम हो जाती है।
3 राजा वही है जो अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करे, न कि खुद के फायदे के लिए। अकबर और बीरबल की यह दोस्ती और उनके साहसिक कदम आज भी इतिहास में अमर है। और इस तरह बीरबल की सूझबूझ ने एक बार फिर से राज्य को बचाया और सच्चाई की जीत को साबित किया। भाग 25। एक रहस्यमय साधु का आगमन। एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। उसने आते ही कहा, इस राज्य पर एक अदृश्य संकट मंडरा रहा है। अगर उपाय न किया गया तो 3 महीने में राजमहल की नींव तक हिल जाएगी। अकबर चौंके और बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी। बीरबल ने साधु से पूछा, हे महात्मा, संकट क्या है और उपाय क्या होगा? साधु ने कहा, यह कोई साधारण संकट नहीं है। यह एक शाप है जो वर्षों पहले दिए गए अन्याय से जुड़ा है। भाग 26। गुप्त मंदिर की खोज। बीरबल ने साधु की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ इतिहास की पुस्तकें देखने के बाद उसे एक प्राचीन मंदिर के बारे में पता चला, जिसे वर्षों पहले जमीन में दफन कर दिया गया था। राज्य के पुराने मानचित्र निकाले गए और खुदाई के बाद सच में वह मंदिर मिला, लेकिन उसके दरवाजे पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जिसने न्याय छीना वह ही इसका प्रायश्चित करेगा। बीरबल को समझ में आ गया कि यह संकट भौतिक नहीं, बल्कि नैतिक और ऐतिहासिक है। भाग 27। बीरबल की परीक्षा। तभी राज्य में एक के बाद एक विपत्तियां आने लगीं। अचानक अनाज के गोदाम जलने लगे, बारिश समय से पहले और बहुत ज्यादा होने लगी, और जनता में डर फैल गया। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या यह वही संकट है जिसका साधु ने जिक्र किया था? बीरबल ने जवाब दिया, शायद, लेकिन इस संकट से लड़ने के लिए तलवार नहीं, आत्मा की सच्चाई चाहिए। हमें यह जानना होगा कि वो अन्याय क्या था। भाग 28। बीरबल की ऐतिहासिक जांच। बीरबल ने पुराने दस्तावेज निकाले और राज्य के बुजुर्गों से बात की। तब उसे पता चला कि अकबर के पूर्वजों के समय में एक निर्दोष साधु पर झूठा आरोप लगाकर उसका मंदिर गिरा दिया गया था। उस साधु ने मरते वक्त कहा था, यह भूमि एक दिन सच्चे न्याय को पुकारेगी। बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने तुरंत उस स्थान पर नया मंदिर बनाने का आदेश दिया और पूरे राज्य से माफी मांगी। भाग 29। संकट का अंत और जनता की जय जयकार। जैसे ही मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, बारिश बंद हो गई, अनाज फिर से उगने लगे और जनता में उम्मीद की किरण जागी। साधु, जो अब तक महल के बाहर ही ध्यान में था, मुस्कुराया और बोला, अब ये राज्य फिर से सच्चे मार्ग पर लौट आया है। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम न होते तो मैं कभी अपने पूर्वजों की गलती नहीं समझ पाता। तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे आत्मा के दर्पण हो। बीरबल मुस्कुरा कर बोला, राजा वही होता है जो अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार कर उसे सुधार सके। भाग 30। बीरबल का सबसे बड़ा पुरस्कार। इस घटना के बाद अकबर ने पूरे राज्य में एक नया आदेश जारी किया। हर गांव में न्याय का मंदिर बनेगा, जहां जनता अपनी बात सीधे दरबार में रख सके। अकबर ने बीरबल को राजगुरु की उपाधि दी और उसकी मूर्ति उस मंदिर के पास स्थापित करवाई जहां संकट का अंत हुआ था। राज्य में सिर्फ सुख और समृद्धि नहीं लौटी, बल्कि एक नया युग शुरू हुआ, बीरबल युग। भाग 31। गुप्त निमंत्रण और परदेशी चुनौती। एक दिन बीरबल को एक रहस्यमय पत्र मिला। उस पत्र पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, यदि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो इस निमंत्रण को स्वीकार करो और 4 दिन बाद उज्जैन के गुप्त भवन में आओ, वरना इतिहास तुम्हें सिर्फ भाग्यशाली कहेगा, बुद्धिमान नहीं। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और बिना किसी को बताए निकल पड़ा। उसने अपने कपड़े बदल लिए, पहचान छुपा ली और अकेले यात्रा शुरू की। भाग 32। पर्दे के पीछे 5 रहस्यमय ज्ञानी। उज्जैन पहुंचने पर बीरबल को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया, जहां 5 देश विदेश के विद्वान पहले से मौजूद थे। उनमें से एक ग्रीस से था, एक चीन से, एक अरब से, एक मिस्र से और एक भारत का ही तपस्वी था। उन्होंने बीरबल से कहा, यह 5 प्रश्नों की परीक्षा है और हर प्रश्न सत्य और बुद्धि की सीमाओं को छूता है।
यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें पूरे संसार में ज्ञान सम्राट माना जाएगा, लेकिन असफल होने पर तुम्हें अपनी बुद्धिमानी छोड़कर गुमनामी में चले जाना होगा। भाग 33। पहली परीक्षा मौन का उत्तर। पहला सवाल था, वह कौन सी बात है जिसे बिना बोले समझाया जा सकता है, और अगर बोल दो तो वह अर्थहीन हो जाती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सबके सामने एक दीपक जलाया और सिर्फ एक वृद्ध की आंखों में देखकर मोमबत्ती बुझा दी। फिर उसने कहा, श्रद्धा, इसे आप दिखा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन यदि बार बार बोला जाए तो यह प्रदर्शन बन जाती है। सब विद्वान मौन हो गए। यह उत्तर उन्होंने कभी नहीं सोचा था। भाग 34। दूसरी परीक्षा, झूठ को सच साबित करना। दूसरे प्रश्न में बीरबल से कहा गया, इस तस्वीर को देखो, एक आदमी चाकू लिए हुए है और सामने बच्चा खड़ा है। क्या यह आदमी हत्यारा है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और बोला, नहीं, यह दृश्य अधूरा है। यह आदमी सर्जन है और यह बच्चा बीमार है। तस्वीर का संदर्भ बदलने से सत्य भी बदलता है। सभी विद्वान फिर चुप हो गए। बीरबल ने न सिर्फ सवाल का जवाब दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सत्य हमेशा संदर्भ पर आधारित होता है। भाग 35। तीसरी परीक्षा, लालच का सामना। तीसरे परीक्षा में बीरबल को एक संदूक दिया गया जिसमें भारी सोने के सिक्के थे। एक पुर्जी लगी थी। यह धन ले सकते हो और परीक्षा छोड़ सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। बीरबल ने संदूक को देखा और कहा, अगर मुझे धन से ही सम्मान मिलता तो मैं इस परीक्षा में क्यों आता? मैं सम्मान कमाने आया हूँ, सोना नहीं। सुनते ही पांचों विद्वान एक दूसरे को देखने लगे। तीसरी परीक्षा भी पार हो गई। भाग 36। चौथी परीक्षा, आत्मग्लानि की रात। अब बीरबल को एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां हर तरफ उसकी विफलताओं, उसकी गलतियों की आवाजें गूंज रही थीं। तुमने एक बार गरीब किसान की बात अनसुनी कर दी थी। तुम समय पर एक सैनिक की पत्नी की गुहार नहीं सुन पाए थे। ये आवाजें बीरबल के दिल को कचोटने लगीं, लेकिन सुबह होने पर वह शांत था। जब पूछा गया, तुमने इन बातों से क्या सीखा? बीरबल ने कहा, वह व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है जो अपनी गलतियों को भूले नहीं, उनसे सीखे और दोहराए नहीं। भाग 37। अंतिम परीक्षा, आत्मत्याग। अब अंतिम परीक्षा थी। पांचों विद्वानों ने बीरबल को बताया कि एक गांव में भीषण बीमारी फैली है। वहां केवल एक दवा है, लेकिन इसे बीरबल को खुद पीना होगा, जिससे उसका जीवन संकट में आ सकता है। बीरबल ने बिना सोचे कहा, यदि मेरे जीवन के बदले 100 जानें बच सकती है तो यह सौदा मैं सदा करूंगा। तभी पांचों विद्वान मुस्कराए और बोले, यही अंतिम उत्तर था, त्याग। हम परीक्षा ले रहे थे, लेकिन असल में हम सीख रहे थे। तुम वास्तव में ज्ञान सम्राट कहलाने के योग्य हो। भाग 38। अकबर का गर्व। जब बीरबल वापस आया तो अकबर ने उसे गले लगा लिया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को दुनिया ने मान लिया है, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी वही हो, मेरे मित्र, मेरे विश्वास और मेरी आत्मा की आवाज। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आपने मुझे जो अवसर दिया वही मेरी असली शक्ति है। सीख इस भाग की, सच्ची बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से सोचने में होती है। त्याग, श्रद्धा और सत्य की पहचान करना ही असली ज्ञान है। असली परीक्षा दुनिया नहीं लेती, इंसान खुद अपनी आत्मा से लेता है। भाग 39। एक छाया जो बीरबल को निगलना चाहती थी। बीरबल की बुद्धिमत्ता से अकबर की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां छाया भी पनपती है। दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ था। नाम था रुकनुद्दीन। बाहर से वह बहुत विनम्र था, लेकिन भीतर से वह बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी बीरबल को हटाकर खुद सम्राट का सबसे विश्वस्त मंत्री बनना। उसने धीरे धीरे दरबार में बीरबल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू किए। वह दरबारियों के कान भरता, झूठे दस्तावेज बनवाता और जनता में भ्रम फैलाता। भाग 40।
बीरबल की छवि पर पहला वार। एक दिन रुकनुद्दीन ने सम्राट को एक शिकायत की चिट्ठी दी। उसमें लिखा था कि बीरबल ने एक गांव में किसानों पर जबरन टैक्स लगवा दिए हैं। अकबर ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन प्रजा की ओर से और भी कई शिकायती पत्र आने लगे, जो रुकनुद्दीन ने खुद गुप्त रूप से भिजवाए थे। अकबर भ्रमित हो गया। वो बीरबल पर संदेह नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मामला बड़ा हो चुका था। सम्राट ने बीरबल को बुलाया और पूछा, अकबर, बीरबल, क्या तुम सच में निर्दोष हो? अगर हाँ, तो मुझे सबूत दो, नहीं तो मुझे न्याय करना पड़ेगा। भाग 41। बीरबल का मौन और वनवास। बीरबल समझ गया कि अब शब्दों से नहीं, कर्मों से उत्तर देना होगा। उसने अकबर से कहा, जहां मेरी बातों पर भरोसा नहीं रहा, वहां मेरी उपस्थिति व्यर्थ है। मैं 1 वर्ष के लिए वन चला जाऊंगा। यदि मेरी सच्चाई उजागर हो, तो मुझे बुला लेना, नहीं तो समझ लेना कि बीरबल गया। यह कहकर बीरबल चुपचाप दरबार छोड़कर निकल गया। भाग 42। रुकनुद्दीन का उत्थान और साम्राज्य की गिरावट। बीरबल के जाने के बाद रुकनुद्दीन को वो पद मिल गया जिसकी उसे चाह थी। उसने तुरंत नीतियां बदलनी शुरू की, कर बढ़ाए, दरबार में चाटुकारों को बढ़ावा दिया और न्याय के मंदिरों को बंद करवा दिया। धीरे धीरे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। चोरी डकैती आम हो गई। व्यापारी देश छोड़कर जाने लगे। और सबसे ज्यादा फर्क पड़ा अकबर के मन पर। वो पहले की तरह हंसता नहीं था। हर निर्णय से पहले बीरबल की छवि आंखों में घूम जाती। उसे अब अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा था। भाग 43। बीरबल का गुप्त भेष। उधर बीरबल ने वन में जाकर रहने का नाटक किया, लेकिन असल में वह एक व्यापारी के वेश में देश भर में घूमने लगा। वह देखना चाहता था कि रुकनुद्दीन की नीतियां प्रजा को कैसे प्रभावित कर रही है। उसने सब कुछ देखा, भूख, अन्याय, डर और हाहाकार। बीरबल ने हर गावशहर में कुछ ऐसे छोटे छोटे सुधार किए जिससे लोग जान गए कि कहीं न कहीं कोई तो है जो अभी भी न्याय के लिए खड़ा है। भाग 44। एक रात की क्रांति। एक दिन बीरबल ने अपने वेश में ही दरबार में प्रवेश किया। उसने जनता से एकत्रित दस्तावेज और सबूत सम्राट को पेश किए। सभी गुप्त तरीके से इकट्ठा किए गए थे। उसने अकबर के सामने खड़े होकर कहा, जहां विश्वास टूटा, वहीं न्याय भी टूट गया। पर एक सच्चा सेवक न तो सत्ता के लिए लड़ता है, न अपमान से डरता है। अकबर की आंखों में आंसू थे। वो सिंहासन से उठकर बीरबल के पास आए और बोले, मुझे माफ कर दो, बीरबल। आज मैंने जाना कि केवल बुद्धि नहीं, बल्कि चरित्र भी महानता की निशानी है। रुकनुद्दीन को तुरंत दरबार से निकाल दिया गया और बीरबल को पुनः मुख्य सलाहकार बना दिया गया। भाग 45। बीरबल का अंतिम उपदेश। कुछ महीने बाद बीरबल ने घोषणा की कि वह अब दरबार छोड़कर युवाओं को न्याय और नीति की शिक्षा देगा। उसने अकबर से कहा, एक समय आता है जब बुद्धि को विरासत बनाना चाहिए, पद नहीं। मैं चाहता हूं कि अगली पीढ़ी केवल बीरबल